हेलो स्टूडेंट्स, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण प्रॉब्लम हो गया। इस वजह से हम लोग कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से हम लोगों का, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सॉरी। हम लोग फिर से करंट अफेयर के साथ जुड़ चुके हैं, फिर से हम लोग लाइव जुड़ चुके हैं। हेलो सबको शुभकामनाएं। एक्चुअली बीच में कनेक्शन चला गया मेरा, थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों का इंटरप्शन हुआ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं, फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। सभी को शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं, सबकी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको आशीर्वाद। सब लोग मिशन 50 चैनल पर सभी का स्वागत है। सब इस बार मिशन डीएसपी, मिशन एसडीएम के लिए हम लोग जुड़ जाएं, लगातार हम लोग काम करते रहें। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर देखते हैं। इस बार 2022-23 का बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होने वाला है। 31 जनवरी को ही वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। 1 फरवरी को भारत का आम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ये भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इस बार के बजट में स्टार्टअप इंडिया को फोकस किया गया है, ज्यादा महत्व दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसी वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 16 जनवरी 2016 को ही स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। 16 जनवरी 2016 को ही स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी, इसलिए 16 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाएंगे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 16 जनवरी को ही स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। थोड़ी सी बजट के बारे में बता दूं। भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन आएगा, समृद्धि योजना की शुरुआत भारत सरकार ने किस लिए किया है? तो आंसर होगा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। पहले बजट 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। रेल बजट से आम बजट को मिला दिया गया, वहीं गैर योजनागत व्यय को योजनागत व्यय से मर्ज कर दिया गया। यानी मोदी जी के आने के बाद बजट में 3 परिवर्तन हुआ। 28 फरवरी को बजट पेश होता था, लेकिन अब 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है। रेल बजट को आम बजट से मर्ज कर दिया गया, रेल बजट को आम बजट से मर्ज कर दिया गया। साथ ही साथ जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर था उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर से मर्ज किया गया। यह बजट में परिवर्तन आए। आप जानते हैं कि ऑकबर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1923 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, लेकिन दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेल बजट को आम बजट से मिला दिया, वहीं प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को एक साथ कर दिया। यह इस बार के बजट में परिवर्तन है। वैसे इस बार के बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ ई पंचायत पर भी फोकस किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पंचायत को भी फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ इस बार के बजट में एवरग्रीन रेवोल्यूशन की भी चर्चा होगी। इस बार बजट पर ध्यान रखेंगे हम लोग, और जैसे ही बजट आएगा और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, एक पूरा का पूरा सेशन हम भारत के बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जुड़े हुए जितने भी करेंट्स हैं, वो करेंट्स पर हम कंप्लीट क्लास आपकी लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। लगातार हम लोग हर एक सेशन आपके लिए लाते रहेंगे, बस सेशन के साथ जुड़ जाएं, सेशन को अधिकतम शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग अगले करंट अफेयर पर बढ़ रहे हैं। भारत और जापान के राज्य संबंध यानी राजनीतिक संबंध के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत और जापान के जो राजनयिक संबंध हैं उसके कितने साल पूरे हो गए हैं? 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्लियर है? हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता भी हुआ है। भारत और जापान के बीच क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में 2+2 वार्ता किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच हुआ है। और भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के कितने साल पूरे हो गए? 70 साल पूरे हो गए। 2+2 वार्ता का मतलब एक देश को 2 मंत्री और दूसरे देश के 2 मंत्री के बीच वार्ता होता है। आप सामने फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और इनके जस्ट बगल में खड़े हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इधर से भी आएंगे, तो ये हो गए रक्षा मंत्री जापान के, इधर जापान के विदेश मंत्री हो गए। तो 2 मंत्री एक देश के और 2 मंत्री दूसरे देश के, ये दोनों मिलकर के वार्तालाप करते हैं। तो इसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स 2+2 वार्ता। 2+2 का मतलब समझ में आ गया? कई देशों के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। 2+2 का मतलब भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, और जो दूसरा देश वार्ता करने वाला है
उस देश के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच जो समझौता या सम्मेलन होता है उसी को हम 2+2 वार्ता के नाम से जानते हैं। भारत जापान के राजनयिक संबंध के कितने साल पूरे हो गए हैं? 70 साल पूरे हो गए हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। भारत और जापान ने एक दूसरे देश के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2021 में एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट का नाम है क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत भारत के सेना और जापान के सेना के बीच जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, उसका आदान प्रदान किया जाएगा। दोनों लोग एक दूसरे से अपनी सर्विस के विषय में, अपने एक्सपीरियंस के विषय में एक दूसरे को शेयर करेंगे। इसी को बोला गया क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। ये भारत और जापान के बीच हुआ है। ठीक है, अगले करंट पर बढ़ते हम लोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड, ब्राजील और अर्जेंटीना के समकक्ष से बात की है ताकि इन देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन आ सकता है कि विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में किन देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है? तो आंसर होगा नीदरलैंड, ब्राजील और अर्जेंटीना। नोट कर लीजिए इसको। इससे इसके साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत की हुई है। ये साउथ अमेरिका के देश दिया हुआ है। ब्राजील और अर्जेंटीना सामने दिख रहा है आपको, सामने आपको दिख रहा होगा ब्राजील। ये ब्राजील देश है, ये ब्राजील कंट्री है। और जस्ट इसके नीचे आओगे आप तो ये अर्जेंटीना देश है, ये अर्जेंटीना है, ये ब्राजील है और ये अर्जेंटीना है। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कोलंबिया है, कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। यहाँ पर इक्वेडोर देख रहे हैं आप, इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो। यहाँ पर पेरू देख रहे हैं, पेरू की राजधानी है लीमा। यहाँ चिली देख रहे हैं, चिली की राजधानी है सेंटियागो। ठीक है, यहीं पर उरुग्वे है, इसकी राजधानी है मोंटेविडियो। यहीं पर पराग्वे है, इसकी राजधानी है असूनसियन। नोट कर लीजिएगा। यही वेनेजुएला है, इसकी राजधानी है कैराकास। क्लियर है? ये साउथ अमेरिका के देश है। तभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील, अर्जेंटीना, ये तो साउथ अमेरिका के देश है, और एक यूरोप के देश है जिसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड। तो हॉलैंड या नीदरलैंड एक ही बात है। नीदरलैंड, ब्राजील और अर्जेंटीना के समकक्षों से बात की है कि भाई कैसे हम एक दूसरे के बीच सहयोग को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सेशन के साथ लगातार जुड़ जाइए। एक से एक सेशन, एक से एक करंट अफेयर के साथ, बेहतरीन करंट के साथ, ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर के साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, कल आरओ और एआरओ का रिजल्ट आया है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट आया है प्री का। अब उसका मेंस होने जा रहा है, अब उसका मेंस होगा अप्रैल में। तो बेहतरीन तरीके से हम लोगों को तैयार करना है। 120 क्वेश्चन एमसीक्यू आता है मेंस में, जिसमें करीब 20 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से होता है। तो आरओ एआरओ मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग रख रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश पीसीएस 12 जून, संघ लोक सेवा आयोग 5 जून, इनकी परीक्षाओं से संबंधित सारे करंट अफेयर्स हैं। तो लगातार सेशन के साथ जुड़ते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। तो चलिए अगले करंट अफेयर की बात करते हैं। ये सारे करंट अफेयर आपको काम आने वाले हैं आईआर वाले सेक्शन में, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो सेक्शंस हैं वहां आपको काम आने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की पेंशन से जुड़ी शिकायत के लिए, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने रिटायर्ड सैन्य कर्मी, ऐसे सैन्य कर्मी, ऐसे आर्मी मैन जो रिटायर कर चुके हैं, उनकी पेंशन से जुड़ी समस्याओं के लिए एक अलग से ऑनलाइन पोर्टल बनाया है ताकि जो लोग रिटायर कर रहे हैं उनको पेंशन लेने में या उनके रिटायरमेंट को लेने में कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल श्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। अगले करंट के ऊपर भी बढ़ते हैं। फिलीपींस ने भारत में के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। उसने भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें फिलीपींस और भारत से, फिलीपींस के द्वारा भारत से 37.49 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। फिलीपींस अब भारत से क्या खरीदेगा? ये ब्रह्मोस मिसाइल का पिक है, देख लीजिए सामने। अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस। मैं बता दूं कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत देश ने अकेले तैयार नहीं किया है, बल्कि भारत सरकार का डीआरडीओ, भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और रूस के रक्षा संगठन, इन दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस को तैयार किया है। रूस में एक नदी है मस्कोवा नदी, रूस की राजधानी मॉस्को मस्कोवा नदी के किनारे है। तो मस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनाया गया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस में ब्रह्म जो है वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर है, और मोश जो है मस्कोवा, तो मस्कोवा तो ब्रह्मोस नाम जो पड़ा रूस के मस्कोवा और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर पड़ा। सामने लिखा है इसका नाम रूस के मस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। ये रूस और भारत के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अभी फिलीपींस सरकार द्वारा भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसके साथ समझौता किया गया है। कितने रुपए का समझौता है भाई? तो 37.49 करोड़ डॉलर, और इतने में वो खरीदेगा ब्रह्मोस। क्लियर है? तो भारत अब हथियार बेच भी रहा है। भारत पहले हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन धीरे धीरे भारत की तरक्की काफी आगे जा रही है और भारत अब कई देशों को अपना हथियार बेचता है। हालांकि भारत के हथियार खरीदने के मामले में जो रैंक है वो सेकंड है, लेकिन हथियार बेचने की बात करेंगे तो उसमें भारत का रैंक 23वां है। भारत का रैंक 23वां है हथियार बेचने के मामले में, और खरीदने के मामले में दूसरा स्थान है। सऊदी अरब के बाद भारत का हथियार खरीदने के मामले में स्थान है। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया के हथियारों की जो बिजनेस है, हथियारों का जो व्यवसाय है, उसका रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था है वह सिप्री सिप्री नाम की एक संस्था है जो विश्व के हथियारों की खरीद बिक्री और हथियारों के जखीरे की लिस्ट जारी करता है। तो दुनिया में पहले स्थान पर सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है सऊदी अरब, और दूसरे नंबर पर भारत। लेकिन भारत अब हथियार बेचने के मामले में भी धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। भारत का रैंक जो बहुत नीचे था अब 23वें नंबर पर आ गया है। तो अगले साल और बेहतर होने की संभावना है और हमारा रैंक हथियार बेचने के मामले में भी सुधरेगा। देखिए, जब हम कोई चीज बेचते हैं, निर्यात करते हैं, उसका फायदा हमें यह होता है कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसकी कमी नहीं होती। अगर हम ज्यादा सामान खरीदें और बेचे कम, तो उससे क्या होगा? हमारा जो डॉलर रिजर्व है, जो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, वो चला जाएगा ज्यादा और आएगा कम। ऐसे में हमारा जो डॉलर रिजर्व है, जो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, वो कम होता जाएगा, और कम होने से क्या होगा कि भारत की जो साख है, भारत की जो क्रेडिट है, वो घटेगा, और ऐसे में भारत में इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, भारत के मार्केट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो सही बात है, शुभ संकेत है कि भारत अब हथियार बेच रहा है। जितना बेचेगा उतना ही डॉलर हमारे देश में आएगा। क्लियर है? क्योंकि डॉलर के रूप में ही खरीदेगा कोई भी हमें डॉलर देकर ही कुछ ले जाएगा। समझ में आ रहा है ब्रह्मोस मिसाइल कैसे विकसित किया गया है? इस बार 2021 में भारत और चीन के बीच 125.68 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। पूछा जाए कि 2021 में भारत और चीन के बीच कितने टोटल आयात और निर्यात को मिलाकर इंडिया के द्वारा खरीदा गया, इंडिया के द्वारा बेचा गया, चीन के द्वारा खरीदा गया, चीन के द्वारा बेचा गया, टोटल मिला के 125.68 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है भारत और चीन के बीच। लेकिन भारत का व्यापार घाटा इसमें काफी अधिक रहा। व्यापार घाटा का मतलब, अगर हम बेचते कम हैं और खरीदते ज्यादा है, इसी को बोलते हैं व्यापार घाटा। खरीदने के मतलब आयात और बेचने का मतलब निर्यात। अगर निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो व्यापार हमारा क्या है? व्यापार एक्सेस में जा रहा है, व्यापार हमारा आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है, यानी कि हमारे देश से डॉलर ज्यादा जा रहा है और हम जो बेच रहे हैं वो कम बेच रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं, मतलब डॉलर हमारे देश में कम आ रहा है। खरीदेंगे ज्यादा तो डॉलर चला जाएगा, और बेचेंगे तो डॉलर आएगा। तो खरीदेंगे तो डॉलर जाएगा और बेचेंगे तो डॉलर आएगा। तो ऐसे में क्या होगा? हम चीन के साथ ज्यादातर सामान खरीदते हैं, बेचते कम है चीन को। तो ऐसे में चीन को हम ज्यादा डॉलर दे रहे हैं और वो हमें कम डॉलर दे रहा है। ऐसे में क्या हो गया? व्यापार घाटा। व्यापार घटना मतलब आयात और निर्यात, आयात माइनस निर्यात या निर्यात माइनस आयात। अगर आप निर्यात माइनस आयात करते हैं और अगर वो प्लस में आता है वैल्यू, अगर निर्यात का वैल्यू ज्यादा है, आयात का वैल्यू कम है, अगर वो प्लस में आता है तो इसी को बोलते हैं कि व्यापार अधिशेष में है। व्यापार हम अधिशेष में है, सरप्लस, ट्रेड सरप्लस उसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी बेच ज्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? बेच कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे, तो ऐसे में क्या होगा? व्यापार घाटा होगा। यानी निर्यात में से आयात को घटा लें, यानी बेचने वाला में से खरीदने वाला को घटा लें। अगर वो प्लस में आ गया इसका मतलब हम क्या है? ट्रेड सरप्लस में है। लेकिन अगर बेचने वाला में से खरीदने वाला घटा रहे हैं, अगर वो माइनस में आ जाता है इसका मतलब हम ट्रेड डेफिसिट में है, व्यापार घाटा में है। तो भारत चीन के बीच लगातार व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। हालांकि व्यापार बढ़ा है, भारत चीन के बीच इस घाटा के बीच भी व्यापार बढ़ा है, और किसी भी देश के बीच बढ़ता हुआ व्यापार हर एक प्रकार का दबाव
और तनाव को कम करता है। एक प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश नहीं, आईएएस में, यूपीएससी मेंस में आया था। यूपीएससी आईएएस के मेंस में एक प्रश्न आया था कि क्या भारत और चीन के बीच बढ़ता हुआ व्यापार, क्या भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को और बढ़ा देगा या उसे घटा देगा? आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? कल एक बच्चा लिख रहा था कि सर आपका जो करंट अफेयर है नॉट फॉर यूपीएससी बट इट इज ओनली फॉर पीसीएस लेवल। मैं ये कहता हूं कि जो टॉपिक मैं दे रहा हूं, स्टूडेंट जो मैं टॉपिक दे रहा हूं, अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं, अगर आपको लगता है कि मैं संघ लोक सेवा आयोग के छात्र है, अगर आपको लगता है मैं उस लेवल का व्यक्ति हूं, तो आपको मैं जो टॉपिक दे रहा हूं वो परफेक्ट टू यूपीएससी है, परफेक्ट टू यूपीएससी। अब इस टॉपिक को, अब आप एक रियल यूपीएससी छात्र हैं तो टॉपिक को निकालिए यहाँ से, उसको इंटरनेट पे जाइए और उसका एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कीजिए वहां से जाकर। तो जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ प्रॉपर टू यूपीएससी। अब इसमें अगर मान लीजिए कि हम इसको यूपीएससी के अंदर करें तो जितना टॉपिक हम ले रहे हैं, डेली हम लोग करीब 50 टॉपिक के आसपास लेते हैं, इतने टॉपिक्स हम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात? मतलब मान लीजिए कि आपको पूरा टॉपिक उसमें से निकाले और पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए मैं प्रिपेयर करके दूं कि भैया क्या है, भारत चीन के बीच क्या रिलेशन है, तो ये क्या होगा कि एक तरह से हम लोग एक टॉपिक ही कर पाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद है कि यूपीएससी का जो प्री है, प्री का लेवल है, प्री में आप कभी अगर यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन आपने देखा होगा, आईएएस पीटी का सवाल कभी आपने देखा होगा, तो यूपीएससी के पीटी में ऐसा नहीं है कि वो सवाल आपको पूछते हैं कि भाई एनालिटिकल क्वेश्चन ही केवल पूछते हैं, डायरेक्ट करंट का भी सवाल होता है। पेपर देखिए आप, इधर 3-4 सालों का पेपर देखिए, मैं हो सकता है एनालिसिस करवाऊं यूपीएससी के पेपर का, तो मैं बताऊंगा कि कितने फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यूपीएससी और लोक सेवा आयोग जो राज्य का है उसमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि यूपीएससी हमारा क्या डिमांड करता है कि आप जो टॉपिक पढ़े उसको कंप्लीट पढ़ें, उसको कंप्लीट पढ़े। जैसे मैंने कल एक बताया करंट अफेयर आप लोगों को कि स्मृति मंधाना को मिला है 2021 का, क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड मिला है मैंने कहा। और उसके साथ मैंने क्या बताया कि 2018 में भी मिल चुका है, इससे पहले झूलन गोस्वामी को भी मिल चुका है। तो अब वहां यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाएगा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट से उत्तर दें। ऐसे देगा पहला कोटेशन, स्मृति मंधाना पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनको विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब मिला है। दूसरा, स्मृति मंधाना को दूसरी बार मिला है। तीसरा, स्मृति मंधाना को पहली बार 2018 में मिला था। झूलन गोस्वामी को कभी नहीं मिला विश्व का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्मृति मंधाना पहली नहीं है तो पहला कोटेशन गलत हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, यही प्रश्न वही होता है, कंटेंट यही होता है, बस वो एनालिसिस कर देता है, उसको टुकड़ों में तोड़कर आपको कथनों पर विचार करवा देता है। तो मैं बता दूं कि यूपीएससी मैं जो करेक्ट करा रहा हूँ संघ लोक सेवा आयोग के लिए परफेक्ट है। जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ यूपीएससी के मेंस के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस टॉपिक को नोट डाउन करें, उसको आप प्रिपेयर करें। समझा रहे बात? जब यूपीएससी का मेंस होगा वहां हम इन टॉपिक्स को डिटेल में प्रिपेयर आपको कराऊंगा। तो सारा का सारा जीके संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को फोकस करके बनाया गया है। केवल संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ उत्तर प्रदेश, बिहार लोक सेवा आयोग 67 और संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। लेकिन अगर इन करंट्स को आप कर ले तो आपको इसके अंदर जो फैक्ट्स है वो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, हरियाणा दरोगा, सारे में काम आ जाएगा। यानी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, जितने टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूं अगर डेली आप उन टॉपिक्स पे काम कर ले जाके तो रियल बात है कि आप संघ लोक सेवा आयोग तक की बात कर सकते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग का यही पैटर्न है। मैं समझाने की इसलिए कोशिश किया ताकि आप इस बात को समझें कि हम जो कर रहे हैं टॉपिक वो टॉपिक बेस्ट टॉपिक है। इसमें आईआर का भी मैंने टॉपिक लिया, तो आईआर का टॉपिक क्या स्टेट पीसीएस से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये टॉपिक यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। तो कंप्लीट करने की मैं कोशिश करता हूं। चलिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, इनके खिलाफ लोगों की नाराजगी है। कोविड-19 में इन्होंने बेहतर काम नहीं किया, इसलिए लोगों का इनके खिलाफ क्या है, नाराजगी चल रहा है कि भाई ये आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं। ये बोरिस जॉनसन साहब को खुद भी पिछले बार कोरोना हो गया था, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लोगों को देखने जाते थे हॉस्पिटल में, काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके देश में कोई विशेष सुधार कोरोना काल में नहीं हुआ, इसलिए लोगों की नाराजगी है। इसलिए संभावना जताया गया है कि शायद इस्तीफा दे दें, संभावना यह जताया गया कि शायद ये रिजाइन कर दें। और ये कहा गया है कि जब रिजाइन करेंगे तो ज्यादा संभावना है कि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अगर रिजाइन कर देते हैं तो भारतीय मूल के वित्त मंत्री भी हैं ऋषि सुनक। ब्रिटेन में भारतीय मूल के विदेश वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ऋषि सुनक। बगल में चित्र जो आप देख रहे हैं ऋषि सुनक का चित्र है, ये ऋषि सुनक का चित्र है भाई। कहा जा रहा है कि जब रिजाइन कर देंगे तो इस बार भारतवंशी भारतीय मूल का व्यक्ति ऋषि सुनक हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री अगला बन जाए। यानी पहली बार ब्रिटेन के इतिहास में होगा जब कोई भारतवंशी या कोई भारतीय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचेगा। यानी इनके रिजाइन करने का
काफी कयास लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है इन पर दबाव पड़े और रिजाइन कर दे। तो इनके बाद ऋषि सुनक को वहां के प्रधानमंत्री बनने की ज्यादा संभावना जताई जा रही ब्रिटेन के। क्लियर है, ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है पर एक गणतंत्र देश नहीं है। ब्रिटेन में महारानी जो राजा होती है, ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी होती है, उनका चुनाव नहीं होता। कहते हैं जिस देश के राजा का चुनाव ना हो, जिस देश के राजा वंश परंपरा से आता हो, वो देश गणतंत्र देश नहीं कहलाता। वैसा देश जहाँ के राजा, जहाँ का राष्ट्रपति, जहाँ का मुखिया का चुनाव होता है, उसे हम लोग रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। लेकिन जिस देश में राजा का चुनाव नहीं होता, उस देश को हम लोग गणतंत्र देश नहीं कहते। यानी कि ब्रिटेन इज ओनली डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक, बट इंडिया इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक। यानी अगला प्रधानमंत्री बनने का संभावना जताया गया ऋषि सुनक को। वैसे वर्तमान में ऋषि सुनक ब्रिटेन सरकार में वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। अगले करंट अफेयर पे बढ़ते हैं हम लोग। विराट कोहली ने T20 कप्तानी छोड़ने के बाद अब टेस्ट कप्तानी भी छोड़ने का निर्णय लिया है। विराट कोहली ने T20 का कप्तानी छोड़ दिया था। इनके परफॉर्मेंस थोड़े से खराब हो रहे थे, इस वजह से इन पर दबाव पड़ रहा था, अतः इन्होंने T20 कप्तानी तो बहुत पहले छोड़ दिया था। अब इन्होंने टेस्ट कप्तानी को भी छोड़ने का निर्णय लिया है। सामने विराट कोहली का पिक है, आप देख सकते हैं। काफी होनहार बल्लेबाज, काफी बेहतरीन, भारत को कई मैचों में जीत दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन हाल ही में कैप्टनशिप के रूप में इनका बहुत बड़ी पारी नहीं रहा और नहीं बड़ी सफलता मिली, अतः देश में जनता की तरफ से दबाव पड़ रहा था। इस कारण से इन्होंने T20 तो छोड़ ही दिया था। अब टेस्ट टीम की कप्तानी भी इन्होंने छोड़ दिया है। अगले करंट अफेयर को बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट करंट है आपके लिए। भारत ने चीन के धोखे से परेशान श्रीलंका को 4000 करोड़ नगद दिया है। 4000 करोड़ नहीं करोड़ होगा, यहाँ 4000 करोड़ का नगद दिया है, तो नगद पैसा दिया है। और 11,000 करोड़ का सामान यानी कि वस्तु खरीद कर दिया है। जो श्रीलंका की जरूरत की चीजें थी, 11,000 करोड़ की वस्तु खरीद कर दिया है और 4000 करोड़ का नगद दिया है। आप जानते हैं कि श्रीलंका में एक बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह, देखिए यहीं पर था। श्रीलंका का एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा था और चीन इस बहाने से श्रीलंका को इस तरीके से दबाव डाला श्रीलंका के ऊपर कि श्रीलंका का दिवालिया हो गया। यहाँ फॉरेन करेंसी रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गया, यानी जो इसका फॉरेक्स रिजर्व था, श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। आप जानते हैं कि जब तक किसी देश में, अभी मैंने बताया है आपको, यदि आपके देश में फॉरेन करेंसी रिजर्व है तो क्या कर पाएंगे आप अपनी जरूरत की जो सामान है ये दुनिया से खरीद पाएंगे। जब दुनिया से वही सामान आप खरीद पाएंगे जो आपके जरूरत के सामान है, वही खरीद पाएंगे आप दुनिया से जब आपके पास डॉलर का रिजर्व होगा। लेकिन अगर सारा फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म हो गया तो आप कहीं से कोई सामान खरीद नहीं पाएंगे। दूसरा, जब आपके देश में फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व को शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, यदि आपका फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया यानी डॉलर का रिजर्व खत्म हो गया तो आपके देश की जो क्रेडिट है वो भी काफी गिर जाती है। आपके देश में कोई निवेश नहीं कर पाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, इस तरह से आप खत्म हो जाएंगे। तो श्रीलंका का हालात चीन ने दिवालिया की तरह से कर दिया है। यहाँ एक बंदरगाह विकसित किया है, 99 साल के लीज पर ले लिया है, हम्बनटोटा बंदरगाह, नोट कर लीजिएगा, हम्बनटोटा बंदरगाह। इस वजह से पूरा श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। भारत लगातार श्रीलंका को मदद दे रहा है। मैं बता दूं कि भारत के आसपास के जितने भी द्वीप हैं उस पर चीन लगातार उनको मदद करके उनको अपने विश्वास में ले रहा है। लेकिन अभी जो श्रीलंका के साथ चीन ने धोखा किया है, अब एक चीज तो जरूर जाएगा लोगों में मैसेज कि चीन से मदद लेने का मतलब है कि बाद में चीन आपको हर तरीके से घेरेगा। जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट भी चीन ने बनाया है, लेकिन चीन ने भी निर्णय लिया है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपना एक सैनिक का अड्डा बनाएंगे, एक आर्मी बेस बनाएंगे। बताइए, अब किसी और देश में कोई और देश अपना सैनिक अड्डा बनाए, ये सही है? पाकिस्तान जैसे संप्रभु देश में अब चीन क्या करेगा, उनके ग्वादर पोर्ट पर अपना सैनिक का बेस बनाएगा। सोचिए कितना बड़ा ये पाकिस्तान के साथ नुकसान है। अब पाकिस्तान कुछ बोल भी नहीं सकता, पाकिस्तान को इतना हेल्प कर चुका है, इतना ज्यादा हेल्प कर चुका है चीन, कुछ बोल नहीं सकता। तो जो पाकिस्तान में अपना सैनिक अड्डा खोलने वाला है, श्रीलंका को दिवालिया कर दिया। अब कम से कम दुनिया के देश, वैसे छोटे देश जो चीन के फेवर में जा रहे थे, उनके मदद से अब उनको ज्ञान मिला होगा कि चीन से ज्यादा मदद लेने का मतलब है कि एक समय में चीन हमारा गुलामी की तरह यूज करेगा। ऐसे में भारत को क्या लाभ मिलेगा? जो देश चीन के नजदीक थे, जो छोटे देश, भारत के आसपास के आइलैंड्स जो चीन के नजदीक जा रहे थे, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के देश, खासकर साउथ एशियन आइलैंड, खासकर अफ्रीकन कंट्री जो चीन के ज्यादा प्रभाव क्षेत्र में थे, अब कम से कम एक फायदा होगा इंडिया को कि इंडिया के फेवर में वो धीरे धीरे काम करेंगे। और इंडिया को इस समय चूकना नहीं चाहिए, और ऐसा इंडिया कर भी रहा है।
जैसे ही चीन के साथ धोखा हो, श्रीलंका के साथ चीन ने धोखा किया, तुरंत भारत ने श्रीलंका को काफी मदद देना शुरू किया, वो भी बहुत तेजी से। जितना मदद इंडिया श्रीलंका को नहीं देता, उससे दुगनी तेजी से मदद देना शुरू कर दिया, ताकि ये श्रीलंका के मन में और दुनिया के अन्य देशों के मन में बन में बैठे कि चीन से अगर हेल्प लेंगे तो उसका एक बुरा नतीजा फाइनली निकलेगा। अगर भारत से अगर हेल्प लेते हैं तो भारत कभी भी अपनी दादागिरी उस देश पर नहीं जताता जिस देश को मदद करता है, क्योंकि भारत देश हमेशा ही मदद को मदद समझ के करता है, किसी को न कि एहसान करके करता है। लेकिन चीन हमेशा से अपने प्रोफेशनलिटी और अपने बिजनेसमैनशिप को हमेशा दूसरों पर थोपता है। क्लियर है? तो अभी हाल ही में ये सब घटना हुआ है, इन पर आप लोग नजर बनाए रखें, इससे मेंस में एक सवाल आ सकता है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने का फैसला किया है। भारत सरकार बांग्लादेश के साथ एक सड़क बनाने का फैसला किया है। यह सड़क त्रिपुरा के उदयपुर, त्रिपुरा में एक जगह है उदयपुर, इसको बांग्लादेश के कोलिमा शहर के साथ जोड़ेगा। यानी त्रिपुरा के उदयपुर को बांग्लादेश के कोलिमा नगर, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है एक शहर का एक सड़क का विकास किया जाएगा। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उदयपुर से कोलिमा तक एक सड़क बनाया जाएगा, एक सड़क बनाया जाएगा। किसको जोड़ने के लिए? बांग्लादेश से भारत को जोड़ते हुए एक नया सड़क बनाने का घोषणा किया गया है त्रिपुरा से कोलिमा के बीच। देखिए त्रिपुरा राज्य का चित्र दिया गया है, और त्रिपुरा राज्य आप देखिए यहाँ पर त्रिपुरा है, उसके तीन तरफ से बांग्लादेश है, पूरा त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा राज्य है, ये त्रिपुरा स्टेट है, इधर से बांग्लादेश, इधर से बांग्लादेश, इधर से बांग्लादेश। भारत में त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ से बांग्लादेश है, उत्तर में ही बांग्लादेश, दक्षिण में ही बांग्लादेश और इसके पश्चिम में भी बांग्लादेश। क्लियर है? तो ये बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य है कौन? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के उदयपुर को बांग्लादेश के कोलिमा से जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण की परियोजना पर हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वहां के समकक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर कोरिया ने ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। अभी हाल ही में ट्रेन से उसने क्या किया? चलती ट्रेन से उसने मिसाइल का परीक्षण किया है। चलती ट्रेन से उसने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। नोट कर लीजिए। सोचिए उत्तर कोरिया जहां के तानाशाह है किम जोंग उन, जिसे पागल या तानाशाह बादशाह कहा जाता है, ये कहाँ का राजा है? नॉर्थ कोरिया का। देखिए मैंने नॉर्थ कोरिया का मैप दिखाया आपको, ये नॉर्थ कोरिया है, ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ कोरिया जिसकी बाउंड्री चीन से लग रहा है, और ये साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो बाउंड्री है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच जो सीमा है, उसका नाम है 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, 38 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन आ जाए उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से कौन अलग करता है? तो 38 डिग्री नॉर्थ इसको अलग करता है। अभी उत्तर कोरिया के तानाशाह ने सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, साथ साथ चलती ट्रेन से भी मिसाइल का परीक्षण किया है। ये अमेरिका को दिखा रहा है कि भाई अगर तुम हम पर हमला किए तो चलो, हमें तो तुम तबाह कर दोगे, हम तो डूबेंगे पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमारे मान लीजिए पूरा उत्तर कोरिया चला जाएगा तुम्हारे हमले से, पर तुम्हारे भी 10-5 शहर को नस्तानाबूद कर देंगे हम। समझ में आ रहा है बात? ये हमेशा धमकी देते रहता है। ये उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया, ये चीन, ये जापान। आप देख रहे हैं जापान का जो आइलैंड देख रहे हैं, ये होकाइडो आइलैंड है। उसके बाद जापान का होन्शु है, होकाइडो के बाद होन्शु, और उसके बाद जापान का ये क्यूशु है, और उसके बाद शिकोकू है। ये जापान का 4 द्वीप है। जापान में सबसे बड़ा द्वीप है जापान का होन्शु द्वीप, इसी पे जापान की राजधानी टोक्यो है। क्लियर है? जापान का होन्शु द्वीप अगर देखा जाए तो एरिया में जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर जापान सागर है, यहाँ पर पूर्वी चीन सागर है, और नीचे आओगे तो दक्षिणी चीन सागर है। मैपिंग भी साथ साथ करते चलते हम लोग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे आइए, नेक्स्ट करंट अफेयर। डेनिस एलिपो होंगे भारत में रूस के नए राजदूत। रूस की तरफ से भारत में नए राजदूत कौन अपॉइंट होंगे? डेनिस एलिपो। डेनिस एलिपो भारत में होंगे रूस के नए राजदूत। सामने इनका पिक दिया गया है। रूस की तरफ से भारत में राजदूत कौन होंगे? डेनिस एलिपो। नेक्स्ट करंट अफेयर पे बढ़ते हैं हम लोग। नेपाल में भारतीय सीमा से लगे राज्यों का नाम मध्य प्रांत रख दिया है। भारत के सीमा से लगा हुआ राज्य पहले जान जाइए। नेपाल के साथ भारत का कौन सा राज्य टच करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सामने दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ पर, ये उत्तराखंड,
उसके बाद बिहार भी नेपाल को छूता है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल छूता है और सिक्किम छूता है। कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए गिनिए, 1 2 3 4 5। भारत में नेपाल को छूने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं। तो कह रहे हैं कि नेपाल ने हाल ही में भारतीय सीमा से लगे नेपाल के जितने भी राज्य हैं, भारतीय सीमा से लगे नेपाल के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों का नाम नेपाल क्या करने जा रहा है, उसका नाम मधेश प्रांत रखने जा रहा है। भारत के सीमा से लगे जितने भी राज्य हैं नेपाल के, उनका नाम मधेश प्रांत, नेपाल सरकार ने उसका नाम क्या रख दिया, मधेश प्रांत। वैसे भी जो लोग नेपाल में, ऐसे भारत के लोग जो नेपाल में जाकर बस गए उनको मधेसी कहा गया। भारत के लोग जो नेपाल में जाकर बस गए उनको मधेसी कहा गया। अब भारत नेपाल के सीमा वाले जितने भी राज्य हैं, नेपाल ने उनका नाम बदल कर दिया है मधेश प्रांत। और हाल ही में नेपाल ने विवाद भी किया है। नेपाल ने 1 साल पहले उत्तराखंड की सीमा पर 3 जगह, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये 3 जगह है। उत्तराखंड में 3 प्लेस है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। भारत सरकार बोलती है कि मेरा है, लेकिन नेपाल कह रहा है बार बार कि मेरा है, भारत उसे छोड़ दे। और 1 साल पहले ये विवाद नेपाल ने क्रिएट किया था, लेकिन फिर इधर 10-15 दिन पहले नेपाल ने काला पानी और लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को लेकर कहा है कि भारत जो है लिम्पियाधुरा में, काला पानी में अपना निर्माण कार्य बंद कर दे, वो भारत का नहीं है, वो हमारा है। ये नेपाल ने हाल ही में विवाद उठाया है। तीनों पॉइंट नोट कर लो, लिम्पियाधुरा, काला पानी और एक और जगह है लिपुलेख। इन तीनों स्थान को लेकर नेपाल में फिर से हलचल शुरू हो गया कि भारत पर दबाव बनाया जाए, ये तीनों प्लेस को लिया जाए। लेकिन भारत के साथ, नेपाल के साथ भारत की एक मजबूरी है। नेपाल के सीमा के उस तरफ चीन है, इस तरफ भारत है। अगर नेपाल चीन की तरफ झुक जाता है तो भारत की सीमा पर चीन के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में भारत नेपाल को इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो ऐसे छोटे राज्य जो 2 बड़े राज्यों के बीच होते हैं, उन्हें बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो नेपाल चीन और भारत के बीच में तो क्या हो गया, बफर स्टेट। भूटान भी 2 बड़े देश के बीच में है, भारत और चीन के बीच में, तो भूटान भी क्या हो गया, बफर स्टेट। 2 बड़े देश के बीच छोटे देश को बोला जाता है बफर स्टेट। तो ये भैया मधेश प्रांत रखने का निर्णय लिया है, नोट कर लीजिए। ये पूरा भारत का मैप है। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर है, विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के प्रमुख बनाए गए हैं। एयर इंडिया के नए चीफ बनाए गए हैं विक्रम देवदत्त। और आप जानते हैं कि कल पहली बार दिल्ली से मुंबई के बीच में एयर इंडिया का एक नया इतिहास रचा गया है। एयर इंडिया, टाटा ग्रुप ने उसे खरीद लिया है। 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया है, उसको खरीद लिया है। आपको बता दें कि भारत के पहला एयरलाइंस टाटा का ही था, टाटा एयरलाइंस उसका नाम था। भारत में चलने वाला, भारतीयों की तरफ से चलाया गया पहला एयरलाइंस था टाटा एयरलाइंस, जिसको टाटा मतलब जमशेदजी टाटा ने उसको प्रारंभ किया था। लेकिन बाद में टाटा एयरलाइंस का आजादी के बाद राष्ट्रीयकरण करके सरकारी कर दिया गया। और टाटा एयरलाइंस जब सरकारी हो गया, सरकार ने उस एयरलाइंस को ले लिया, तब उसका नाम बदल कर रख दिया गया इंडियन एयरलाइंस। लेकिन इंडियन एयरलाइंस का ही नाम बदल के बाद में कर दिया गया एयर इंडिया। तो 70 साल पहले, आज से करीब 70 साल पहले, ये जो एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, ये कभी टाटा का ही हुआ करता था, लेकिन अब फिर से टाटा को मिल गया। यानी इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास को दोहराता है। टाटा फिर से इसको संचालन किया। उस जमाने में टाटा ने इसे शुरू किया, चमकता धमकता एयर इंडिया शुरू हुआ टाटा एयरलाइंस के नाम से, लेकिन सरकार ने इसको लिया, इसको चला नहीं पाया। सरकार बड़े घाटे में चल रही थी, एयर इंडिया बंद होने की कगार पर थी। 2 साल पहले ही इसकी नीलामी की बात चली थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा नीलामी की बोली लगाया वो टाटा के बारे में कहते हैं कि हमेशा डूबती हुई नाव पर पैर रखता है और उसे पार उतार देता है। डूबती हुई कंपनी पर पैर रखकर उसे क्या कर देता है, टाटा पार उतार देता है। ये टाटा का रिकॉर्ड रहा है। टाटा किसी को डूबने नहीं देती और हमेशा डूबती हुई चीज को संभालने का किसी का रिकॉर्ड है तो टाटा को। तो एयर इंडिया के जो अभी हाल ही में प्रमुख बने विक्रम देवदत्त बने हैं, और कल टाटा के अंदर में जब आया, एयर इंडिया टाटा के अंदर पहुंच गया, तो पहला उड़ान कहां से कहां के बीच उड़ाया गया, दिल्ली से मुंबई। क्वेश्चन आ सकता है कि टाटा ने जो लिया है, एयर इंडिया को फिर से लिया है 70 साल बाद, उसका पहला उड़ान किसके बीच हुआ, तो दिल्ली से मुंबई के बीच पहला उड़ान इसका रखा गया। ये विक्रम देवदत्त जी का चित्र है, देख लीजिए आप। अगला करंट अफेयर है ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया ने अरबपतियों की एक सूची जारी की है। एक संस्था है ऑक्सफैम इंडिया, जिसके मुताबिक देश में पिछले साल गरीबों की संख्या दुगनी हो गई है। यानी ऑक्सफैम इंडिया ने कहा है कि भारत में गरीबों की संख्या कितनी हो गई है, दुगनी हो गई है। यानी कि जो पिछले
कोरोना से पहले जितने लोग गरीब थे उससे दुगनी गरीब और हो गए हैं लोग, जबकि देश में 40 नए अरबपति बने हैं। मतलब अमीरों की संख्या कम नहीं हुआ, अमीर बनने वाले लोगों की संख्या बढ़ता ही जा रहा है। जो पहले के अरबपति थे वो तो अरबपति है ही और अभी भी वो अरबपति हैं, और नए 40 अरबपति और बन गए हैं। मतलब अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है और गरीबी को संख्या दुगनी हो गई है। ये एक ऑक्सफैम इंडिया ने रिपोर्ट दिया है। इस बीच भारत में अरबपतियों की संख्या दुनिया के कई देशों से आगे निकल गया है। भारत के में जो अरबपतियों का जो टोटल नंबर है वो दुनिया में कई देशों से संख्या आगे निकल चुका है, लेकिन गरीबी के मामले में भी दुनिया को हम पछाड़ रहे हैं। यह ऑक्सफैम इंडिया का रिपोर्ट है, नोट कर लीजिएगा। ये ऑक्सफैम इंडिया का चित्र मैंने दे दिया। इसने रिपोर्ट जारी किया और कहा है कि भाई भारत में गरीबों की संख्या दुगनी हो गई और 40 नए अरबपति आ गए और कई देश को अरबपतियों की संख्या के मामले में छोड़ दिए। अब भारत फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड की तुलना में अधिक अरबपति संख्या वाला देश बन गया है। भारत जो है, फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ये 3 यूरोप के बड़े देश हैं, बड़े रिच कंट्री हैं। इनके देशों की तुलना में भारत में जो अरबपतियों की संख्या है इन देशों से ज्यादा हो गया है। सोच लीजिए, अरबपति बढ़ रहे हैं और गरीब भी बढ़ रहे हैं। कितना गरीबी अमीरी के बीच खाई बन रहा है, ये ऑक्सफैम इंडिया ने सूचित किया है। अगले करंट की ओर बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। गुजरात हाईकोर्ट में न्याय की घड़ी लगाई गई है। जस्टिस क्लॉक उसका नाम दिया गया है। जस्टिस क्लॉक उसका नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य है गुजरात के सभी अदालतों में ई कोर्ट फीस प्रणाली को स्थापित करना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट फीस, यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से कोर्ट की फीस पेमेंट करेंगे ताकि करना। यह घड़ी गुजरात हाईकोर्ट के बाहर डिस्प्ले एलईडी जैसा होगा। गुजरात हाईकोर्ट के बाहर लगा हुआ है, डिस्प्ले एलईडी जैसा होगा और इसमें जो फी लगेगा कोर्ट का फी वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको दिया जाएगा और ये लगा है गुजरात हाईकोर्ट के बाहर, नोट कर लीजिएगा। चीन ने बनाया कृत्रिम चंद्रमा यानी आर्टिफिशियल मून बनाया है। कौन? चीन। इसका उद्देश्य है वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच करना और भविष्य के अभियानों की तैयारी करना। चीन ने बनाया है एक आर्टिफिशियल मून जिसका मेन उद्देश्य क्या होगा? वातावरण की स्थिति जांचना, यानी कि जो पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, साथ में पर्यावरण के हिसाब से जो नए उपकरण बनाए जाएंगे, नए इक्विपमेंट बनाए जाएंगे उसकी जांच करना और भविष्य के अभियानों की तैयारी करना। इस आर्टिफिशियल मून का मेन क्या होगा? लक्ष्य होगा। तो लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, सेशन को अधिकतम शेयर कर दीजिए, सेशन जितना अधिक हो सके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आज का सेशन द बेस्ट सेशन है, आज का सेशन डिटेल्ड एंड बेस्ट सेशन है। लगातार लोगों को सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद। भाई लगातार सेशन के साथ जुड़ जाओ, सेशन को शेयर कर दो, इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। अगला करंट में बढ़ते हैं हम लोग। देश के कोरोना वायरस के टीकाकरण के 1 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। इस डाक टिकट को देखिए, डाक टिकट देखिए सामने दिया गया है। भारत सरकार ने अभी कोरोना वायरस के टीकाकरण हुआ, इसके 1 साल पूरे हो गए। टीकाकरण प्रारंभ किए कितने साल हो गए? 1 साल कंप्लीट हो गए। इस खुशी में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, कौन है भैया? मनसुख मावड़िया, इन्होंने एक डाक टिकट लॉन्च किया है, उसका चित्र हमने दे दिया। 500 रुपए का एक डाक टिकट जारी हुआ है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका नाम रखते हुए, क्योंकि 1 साल हमारा पूरा हो गया कोविड वैक्सीन का, इसलिए ये डाक टिकट जारी किया गया इस बार 500 रुपए का। कौन जारी किया है? मनसुख मावड़िया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वालों बच्चों, संघ लोक सेवा आयोग के बच्चों और बिहार लोक सेवा आयोग के बच्चों, तैयार हो जाओ। अब वक्त नहीं कि हम आराम करें, वक्त नहीं कि हम चैन लें, वक्त नहीं कि हम सांस लें। हम सांसों से, हम हवा से आग बुझाने नहीं बल्कि सांसों से आग जलाने आए हैं। तो आग जला दो, आग लगा दो, एक लकीर बना दो जो नजीर बन जाए समाज के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके देश के लिए। एक नजीर पेश कर दो, टॉप कर जाओ BPSC में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोशिश हमारी जारी है। तुम लोग सेशन को शेयर कर दो, सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो, अधिकतम शेयर कर दो। भाई लगातार सेशन से जुड़े रहो। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपके साथ लगातार हम जुड़ सके। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जिस दिन आएगा, 31 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे और 1 तारीख को बजट, उस पर एक स्पेशल सेशन रखने जा रहा हूं।
जुड़ना ना भूलें। लगातार मैं करंट अफेयर के स्पेशल सेशन ऑन इकोनॉमिक सर्वे ऑन बजट ये मैं लाने जा रहा हूं, तो लगातार जुड़े रहें, सेशन को शेयर करते रहें और अंतिम तक जुड़े रहें। मैं लगातार कोशिश करके पूरे एक साल का करंट आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। तो चलिए हम लोग स्टूडेंट्स अगला करंट देखते हैं, जल्दी से जुड़ जाओ भाई। हाल ही में सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया। सिक्किम का महोत्सव क्वेश्चन आता है कि कौन सिक्किम में लोसांग महोत्सव कहां मनाया जाता है। सिक्किम में फसल कटाई के अवसर पर यह त्योहार मनाया जाता है। आप देखिए लोसांग महोत्सव का मैंने चित्र दे दिया है, यह सिक्किम का चित्र है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है, वहां एक त्योहार मनाया जाता है लोसांग त्योहार। यह फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले करंट अफेयर है, अब प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में की शुरुआत 23 जनवरी को की जाएगी। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर किया जाएगा इसे। प्रतिदिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब गणतंत्र दिवस का जो हर एक साल गणतंत्र दिवस की जो शुरुआत होगी अब 23 जनवरी को ही हो जाया करेगा। ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर किया जाएगा और 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सरकार ने किया है। सरकार ने कहा है कि अब 23 जनवरी को हर साल सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। अभी हाल ही में सरकार ने एक और निर्णय लिया है, इंडिया गेट के बगल में सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैचू तैयार की जाएगी, एक स्टैचू बनाया जाएगा। क्लियर है, ये भारत सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है। दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत कर दी गई है, जो दिल्ली में लुटियन जोन के आसपास के क्षेत्र में चलेगा। दिल्ली में लुटियन जोन के आसपास के क्षेत्र में चलने के लिए क्या कर दिया गया भैया, इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत की गई है। और इसी बस को चलाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन स्टॉप वेबसाइट। वन स्टॉप वेबसाइट, इसका नाम है वन स्टॉप वेबसाइट, ये याद रखिएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक बस, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है। वन स्टॉप वेबसाइट नोट कर लीजिए, किस लिए चलाया गया भैया, इलेक्ट्रॉनिक बस को प्रमोशन दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रमोशन दिया जाए। तो हाल ही में दिल्ली के लुटियन जोन में दिल्ली का पहला इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी कौन दिखाया भाई, ये दिखाए हैं अरविंद केजरीवाल जी। भारत और रूस के नौसेना के बीच पास एक्स नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में संपन्न हुआ, जिसमें भारत से INS कोची ने भाग लिया। भारत और रूस के नौसेना के बीच, इंडिया और रसिया के नेवी के बीच पासेक्स नामक एक नेवी एक्सरसाइज की गई है अरब सागर में। उसमें भारत की तरफ से INS कोची ने भाग लिया है। कौन से जहाज ने भाग लिया है, INS कोची। उस अभ्यास का नाम है पासेक्स। पासेक्स नोट कर लीजिएगा, पासेक्स नेवी एक्सरसाइज। अगला आते हैं, पेंच की रानी नाम से मशहूर सुपर मॉम बाघिन का निधन हो गया है। पेंच की रानी के नाम से मशहूर सुपर मॉम, इनका नाम ही तो सुपर मॉम बाघिन, जिनके नाम रिकॉर्ड था सबसे अधिक शावक के जन्म देने का। इन टोटल 29 शावक, एक बाघिन ने 29 छोटे बाघ के बच्चे को जन्म दिया था। 29 शावक के जन्म देने का रिकॉर्ड था। इसके नाम हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया है। आप जानते हैं कि बाघों की सबसे अधिक संख्या, इस बार बाघ से जुड़ा हुआ 2 करंट आप लोग याद कर लीजिए। बाघों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में, बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था 2022 तक, उसे 2018 में पूरा कर लिया गया। और मैं बता दूं, इस बार का जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ, इस बार का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया, पहली बार बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व में कितना वन घटा है, कितना वन बढ़ा है, इसका रिपोर्ट पहली बार जारी किया गया। टाइगर रिजर्व के वनों का गिनती भी इस बार पहली बार फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट का भी बात किया गया, पहली बार, फर्स्ट टाइम। क्लियर है। और मैं बता दूं आपको कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसकी स्थापना 1981 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में वनस्पति सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो 1987 से जारी किया जा रहा है, प्रत्येक 2 साल पर। इस बार बाघ आरक्षित क्षेत्रों को भी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में पहली बार शामिल किया गया है। बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। पूरे भारत में बाघ के दुगना करने का लक्ष्य था 2022, इसे 2018 में ही पूरा कर लिया गया। इन सब बातों को नोट कर लीजिएगा। अगला करंट है, IIT BHU ने सोलर एनर्जी और लिथियम आयन बैटरी से चलने वाला एक नाव तैयार किया है। एक नाव तैयार किया है, किसने, नाव का चित्र मैंने दिखा दिया, देख लीजिए ध्यान से। IIT BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो IIT है, उसने एक नाव तैयार किया है ताकि गंगा नदी में प्रदूषण कम हो सके। ऐसा नाव जो लिथियम आयन बैटरी और सोलर एनर्जी से चलता है, ऐसा नाव तैयार किया है BHU के छात्रों ने। क्लियर है, BHU के छात्रों ने सोलर एनर्जी और लिथियम आयन बैटरी से चलने वाला नाव तैयार किया है।
इसका उद्देश्य क्या है भाई? ताकि गंगा को पॉल्यूशन फ्री किया जा सके। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन से गंगा प्रदूषित होती थी, गंगा प्रदूषित न हो इसके लिए तैयार किया गया है। सामने चित्र देख लीजिए आप लोग। आगे आते हैं, प्रशांत महासागर के द्वीप टोंगा के आसपास ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। प्रशांत महासागर का एक द्वीप है टोंगा। टोंगा टोंगा प्रशांत महासागर के आसपास एक आइलैंड है टोंगा, वहां पर अभी हाल ही में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। टोंगा में हाल ही में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। यह द्वीप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है। टोंगा द्वीप, यहाँ पर देखिए टोंगा द्वीप का मैप दिया गया आपके सामने। ये टोंगा द्वीप है, ये टोंगा आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया के भी पास है और न्यूजीलैंड के भी पास है। यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। इससे विद्वानों ने कहा कि हो सकता है कि इस वोल्केनो के कारण, इस ज्वालामुखी के कारण हो सकता है कि न्यूजीलैंड में सुनामी आ जाए, ऑस्ट्रेलिया में सुनामी आ जाए। लेकिन ईश्वर की मर्जी, ये जो वोल्केनिक इरप्शन था धीरे धीरे कमजोर हो गया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सुनामी का खतरा टल गया। ये टोंगा द्वीप है, देख लीजिए ध्यान से। टोंगा द्वीप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास में है। ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है। यहाँ इंडोनेशिया आप देख रहे हो, यहाँ पर ब्रुनेई है, यहाँ बोर्नियो है, इसके बाद आप देख रहे हो ये पापुआ न्यू गिनी है। क्लियर है? तो ये सारा मैप आप लोगों को मैं साथ साथ करा दे रहा हूँ। टोंगा द्वीप से आप देखेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। न्यूजीलैंड इस कोने पर, इस कोने पर ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर टोंगा द्वीप। देख रहे हो ना, मैपिंग ऐसे कंप्लीट होगा। और यहाँ पर जो सागर है उसका नाम है कोरल सी। इसके पर जो सागर है उसका नाम है कोरल सी। नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले करंट पर बढ़ते हैं। टोंगा में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेपाल ने लिम्पियाधुरा, ये पुणे नहीं होगा, गलती से टाइप है। नेपाल ने लिम्पियाधुरा, अभी बताया मैं, और लिपू लेख पर अपना दावा फिर से जता दिया है। लिम्पियाधुरा और लिपू लेख का चित्र मैंने सामने दिया है। लिम्पियाधुरा और लिपू लेख का चित्र देख रहे हैं ना आप। ये लिपू लेख लिम्पियाधुरा का चित्र है, जहां नेपाल ने दावा जताया है कि भाई हम, ये मेरा था भारत, यहाँ पर निर्माण कार्य बंद कर दे। इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूं, इसलिए यहां से आगे बढ़ता हूं। मैप आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। एशेज श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 40 से 40 से, सॉरी यहाँ पर होगा 40, सॉरी, ये जो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 40 से हराकर जीत लिया है। 40 से हराकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित कर दिया है 40 से। एशेज श्रृंखला सुन लो, एशेज श्रृंखला ये टेस्ट श्रृंखला है, टेस्ट मैचों की श्रृंखला है, जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ही होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच कांटे की टक्कर होती है। इस बार का एशेज श्रृंखला पूरा क्लीन स्वीप कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4 मैच हुआ, चारों मैच की श्रृंखला में 4-0 से, यानी ऑस्ट्रेलिया चारों के चारों मैच जीत गया है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट, लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह किन यू को हराकर जीत लिया है। सिंगापुर के लोह किन यू को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को लक्ष्य सेन, भारत के टॉप बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लोह किन यू को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है। देखिए, परीक्षा में जीतने वाला का भी नाम पूछता है, यानी विजेता का भी नाम पूछता है, और उप विजेता का भी नाम पूछता है। इसलिए आपको दोनों नाम याद करना जरूरी होगा। लोह किन यू कहाँ के? सिंगापुर के, और लक्ष्य सेन भारत के। इन्होंने हरा दिया है लोह किन यू को, टॉप, विश्व के टॉप प्लेयर को इन्होंने हराया है। अगले करंट की ओर आते हैं। लद्दाख में एक जगह है स्पितुक, लद्दाख में एक प्लेस है स्पितुक, वहां दुनिया का सबसे ऊंचा खेल स्टेडियम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा खेल स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में स्पितुक में, लद्दाख के स्पितुक में दुनिया का सबसे ऊंचा खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्लियर है? आगे आते हैं, गोल्फ के सिंगापुर इंटरनेशनल, गोल्फ में एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है सिंगापुर इंटरनेशनल। इसमें भारत के खालिन जोशी को 8वां स्थान मिला है। सिंगापुर इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में भारत के खालिन जोशी जीत तो नहीं पाए, लेकिन इनको अभी तक का सबसे बेस्ट पोजीशन 8वां पोजीशन मिला है। नोट कर लीजिएगा। भारत के खालिन जोशी का चित्र सामने मैं दे दिया हूं। इनको जो है ये मिला है क्या? इनको मिला है 8वां स्थान सिंगापुर इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में।
क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट की ओर। अगला करंट है INS रणवीर। हाल ही में INS रणवीर जो कि INS राजपूत श्रेणी का चौथा जहाज है। देखिए किसी भी जहाज का जो नाम होता है, किसी भी जहाज की श्रेणी का नाम उस श्रेणी के पहले जहाज के नाम पर रखा जाता है। जैसे INS रणवीर किसका पार्ट है? INS राजपूत का। इसका मतलब ये हुआ कि जो जहाजों का श्रेणी है, सीरीज है, उसमें पहला जहाज होगा राजपूत। जो जहाज पहला होता है उसी के नाम पर पूरे सीरीज का नाम रख दिया जाता है। तो INS रणवीर INS राजपूत श्रेणी का कैवा जहाज है? चौथा जहाज था। इसमें विस्फोट हो गया है। इसमें विस्फोट होने से 3 नौसैनिकों की मौत हो गई है। 3 नेवी के जवान का मौत हो गया है। खास बात यह है कि इस जहाज के प्रभारी वर्तमान के नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार। अभी वर्तमान में नेवी चीफ कौन है जी? ये भी नोट कर लीजिएगा। आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, लेकिन नेवी चीफ कौन है? R हरि कुमार। एक पते की बात यह है कि जो जहाज INS रणवीर का मैंने पिक दे दिया है, इसमें विस्फोट हो गया है, जिससे 3 नौसैनिक मर गए हैं और इसके प्रभारी एक समय में R हरि कुमार जो भी वर्तमान में नेवी चीफ है, इस जहाज के प्रभारी रह चुके हैं। क्लियर है। इस जहाज को भारतीय नौसेना में 21 अप्रैल 1986 को शामिल किया गया था। क्लियर है। कब शामिल किया गया था INS रणवीर को? 1986 में। ये राजपूत श्रेणी का चौथा जहाज है, नोट कर लीजिएगा। R हरि कुमार जो वर्तमान में नेवी चीफ है, इसके चीफ रह चुके, प्रभारी रह चुके हैं। अगला करंट पे हम लोग आते हैं। अब जापान के लोग पढ़ेंगे बिहार के उपन्यास सम्राट फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल। अब जापान के लोग क्या पढ़ेंगे भाई? तो फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल उपन्यास नोबेल को पढ़ेंगे। इस उपन्यास का ओसाका विश्वविद्यालय ने अनुवाद किया है। किस नाम से? डोरोना सुसो। इस फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल है, मैला आंचल जो अनुवाद है, उसका जैपनीज लैंग्वेज में अनुवाद किया गया है। किस नाम से किया गया है? डोरोना सुसो। डोरोना सुसो के नाम से इसका अनुवाद किया गया है जैपनीज लैंग्वेज में। ओसाका विश्वविद्यालय में ये मैला आंचल पढ़ाया जाएगा। मैला आंचल किसी महिला के आंचल की बात नहीं कहा गया है। अगर किसी अंचल विशेष, अगर किसी अंचल, किसी प्रदेश, छोटे से क्षेत्र के बारे में अगर आप उपन्यास लिखते हैं, एक खास विशेषता के साथ, एक छोटे से क्षेत्र की खास विशेषता और उस क्षेत्र से जुड़े हुए बातों को लिखकर यदि आप उपन्यास लिखते हैं तो उस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। तो मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है जो सिमरी और बेलाई 2 गांव के विषय में विशेष रूप से कहानी कहता है। वहां के पिछड़ेपन, वहां के जो सोच है, उसको उजागर करता हुआ मैला आंचल उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है जो एक अंचल के बारे में लिखा गया है। इसकी विशेषता को देखते हुए डोरोना सुसो नाम से ओसाका विश्वविद्यालय में अनुवाद किया गया है और इसको पढ़ाया जाएगा वहां। ये बिहार के लिए और भारत के लिए गर्व का विषय है। आगे बढ़ते हैं। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर अपना सैनिक ठिकाना बनाने का निर्णय लिया है। अभी मैंने आपको बताया, अभी हाल ही में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चीन जहां मदद करता है वहां उससे फायदा उठाता है। तो चीन, आप जानते हैं कि चीन की मदद से पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, देखिए यहाँ ग्वादर पोर्ट दिखाया गया है, पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट है। इसको डेवलपमेंट किसने किया है? चीन ने किया। ध्यान से देखिए मैपिंग, देखिए ये इंडिया है, उसी के जस्ट बगल में पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर ईरान है। तो देखो भैया पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है चीन ने बनाया है। अब चीन वहां क्या करेगा? अपना सैनिक अड्डा बनाएगा, आर्मी का बेस बनाएगा। उसी के बगल में मैंने एक और बंदरगाह दिखाया, चाबहार, देख रहे हो ना, चाबहार बंदरगाह यहाँ बगल में दिखाया है। ये इंडिया बना रहा है ईरान में। ईरान में इंडिया के द्वारा चाबहार पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ईरान में इंडिया बना रहा है चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट बना रहा है चीन। तो ग्वादर पोर्ट जो चीन बना रहा है उसी को जवाब देने के लिए भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है। चाबहार पोर्ट बनाने का 2 मकसद, एक तो ग्वादर पोर्ट जो चीन बना रहा है पाकिस्तान में उसको जवाब देने के लिए, दूसरा हमारा जो मुंबई बंदरगाह है, यहाँ से कोई माल यदि हमको मिडिल एशिया भेजना है तो पहले चाबहार लाएंगे और चाबहार होते हुए हम यहाँ से सीधा कहाँ ले जाएंगे? मिडिल एशिया, यानी तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी देश यहाँ पर हैं, मिडिल एशिया के जितने भी देश हैं, वहां आसानी से अपना माल हम पहुंचाएंगे। हमें अगर मिडिल एशिया में जाना है तो उसका 2 रास्ता, या तो सीधे भारत से पाकिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए चले जाए मिडिल एशिया, ऐसे जाएंगे तो कोई खतरा नहीं, चले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, जाने देगा नहीं। अफगानिस्तान पहले हमारा दोस्त था, लेकिन तालिबानियों की सरकार आ गई तो सोचना पड़ेगा। तो चाबहार बंदरगाह बनाने के पीछे 2 उद्देश्य, एक तो चीन को जवाब देना, इस ग्वादर पोर्ट के जवाब देना, और दूसरा यहाँ से मिडिल एशिया तक के लिए कनेक्टिविटी बनाना। क्लियर है। अभी आपने सुना होगा कि भारत 27 जनवरी को मिडिल एशिया के 5 देशों के साथ वार्तालाप किया है।
मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था 2 दिन पहले, पुराने करंट अफेयर को आप लोग देख लीजिएगा। तो चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, क्लियर है। ये ईरान में भारत चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, समझ में आ गया आपको बात। तो ये भारत चीन के द्वारा यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाने की बात हो रही है ग्वादर पोर्ट पर। तो ये मैपिंग आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर बढ़ते हैं। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया है। सूडान के करंट प्रधानमंत्री जो थे, अब उनका नाम था अब्दुल्ला हमदोक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सूडान 2 भाग में बटा हुआ है, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम और दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। सूडान में एक डेजर्ट है, एक मरुस्थल है जिसका नाम है नूबियन मरुस्थल। सूडान में नूबियन मरुस्थल है, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम और दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। सूडान में ही नील नदी, व्हाइट नील और ब्लू नील, सफेद नील और नीली नील दोनों का संगम सूडान के खार्तूम के पास होता है, क्लियर है। तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने रिजाइन कर दिया है। अगले करंट पर बढ़ते हैं। ईरान ने सऊदी अरब में अपना दूतावास स्थापित करने का निर्णय लिया है। देखिए, ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती नहीं है, ईरान सऊदी अरब में दुश्मनी चलती है। ये ईरान का मैप है, ये ईरान है, देख रहे हैं आप, और ये सऊदी अरब है। ईरान और सऊदी अरब के बीच कौन सा देश देख रहे हैं आप? ईरान और सऊदी अरब के बीच कौन सा देश है? इराक, देख रहे हैं, ये इराक बीच में पड़ता है बस। इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, नोट कर लीजिएगा। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया और ईरान का पुराना नाम है फारस। तो ईरान और सऊदी अरब में दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दोस्ती भी नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा मिडिल एशिया, पूरा वेस्ट एशिया, पूरा मिडिल ईस्ट, जितने भी कंट्री यहाँ पर हैं, ये सब के सब सुन्नी मुसलमान हैं, पूरा सुन्नी मुसलमान है। अकेला पूरे पश्चिम एशिया में अकेला देश है ईरान जहाँ शिया मुसलमान रहते हैं। अकेला देश है ईरान जहाँ कौन रहते भैया? शिया मुसलमान। पूछा जाए कि ईरान और सऊदी अरब में या इराक में, इन सब में आपस में बनता क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लोग सुन्नी मुसलमान हैं। ईरान अकेला देश है जो शिया है। दोनों में एक तरह से धार्मिक कट्टरता थी, दोस्ती नहीं थी। लेकिन ईरान और सऊदी अरब में हाल ही में बातचीत हुआ है और इस बातचीत में ईरान ने निर्णय लिया है कि हम सऊदी अरब में, उसकी राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी जो रियाद है, वहां अपना एम्बेसी खोलेंगे। लेकिन ईरान ने साथ में यह भी कहा है कि यह दूतावास कब तक स्थापित होगा ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये सऊदी अरब के ऊपर डिपेंड है। वो जब जल्दी निर्णय ले लेगा, जितना जल्दी वो निर्णय लेगा उतना जल्दी हम अपना एम्बेसी यहाँ बना देंगे। अच्छी बात है, दुनिया के देश एक दूसरे के साथ जो पक्के दुश्मन थे वो भी अब नजदीक आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा छूट रहा है, तो अच्छी बात है, ये इसका स्वागत होना चाहिए पूरे दुनिया के देशों के द्वारा। तो ईरान अभी हाल ही में सऊदी अरब में अपना दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। यहीं पर सऊदी अरब के बगल में ये जो छोटा सा देश देख रहे हो, ये इजराइल है। ये जो छोटा सा आप एक कंट्री यहाँ देख रहे हो, यही इजराइल है, और यही बगल में मिस्र है, इजिप्ट है, क्लियर है। यहीं पर गाजा पट्टी है। इजराइल और सऊदी अरब से लगता हुआ यहाँ पर एक देश है जॉर्डन, और इजराइल से लगता हुआ एक देश है सीरिया, देख रहे हैं आप, सीरिया। इसी के बगल में यहाँ पर लेबनान है। यहाँ पर क्या है भैया? लेबनान एक देश है, क्लियर है। तो मैपिंग आप जाके कर लीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हो आप, यूएई है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, ये ओमान है, ये यमन है, क्लियर है। यहाँ पर एक चैनल है जिसका नाम है बाबल मंदेब, और यहाँ पर एक चैनल जिसका नाम है हरमूज। यहाँ पर हरमूज स्ट्रेट है। हरमूज स्ट्रेट ओमान को ईरान से अलग करता है। ओमान को ईरान से कौन अलग करता है? हरमूज अलग करता है। और यहाँ पर बाबल मंदेब है। बाबल मंदेब, ये लाल सागर, रेड सी को बाबल मंदेब जोड़ देता है, किससे? अरब सागर से। नोट कर लीजिएगा आप इसको, क्लियर है। थोड़ा मैपिंग जाके आज कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, इस मैप का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हरमूज स्ट्रेट है और यहाँ पर बाबल मंदेब है, क्लियर है। यहाँ पर स्वेज नहर बनाया गया है, यहाँ पर काट कर क्या बनाया गया? स्वेज नहर, क्लियर है। समझ गए आप लोग बात? आगे आते हैं। चीन के धोखे के कारण श्रीलंका के बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो समस्याएं आई हैं, उसके लिए भारत लगातार श्रीलंका को मदद कर रहा है। इसी के तहत भारत ने पहले $90 करोड़ की सहायता दी। अब तुरंत भारत $50 करोड़ का मदद श्रीलंका को भेजा है। लगातार श्रीलंका को भारत मदद कर रहा है, इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में यूरोपियन संसद के अध्यक्ष थे डेविड सासोली, उनका निधन हो गया। ये इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। इनके स्थान पर यूरोपियन संसद के अध्यक्ष माल्टा की रॉबर्टा मेट्सोला को बनाया गया है। डेविड सासोली जो यूरोपियन संसद के अध्यक्ष थे, लेकिन ये डेथ हो गया, इनका पद पे रहते ही मृत्यु हो गया, जिससे माल्टा के रॉबर्टा मेट्सोला को बनाया गया। ये तीसरी महिला है यूरोपियन संसद के अध्यक्ष बनने वाली, ये तीसरी महिला है रॉबर्टा मेट्सोला, तीसरी महिला, थर्ड महिला है। अभी तक यूरोपियन यूनियन में टोटल 2 महिलाएं बनी थी यूरोपियन संसद के अध्यक्ष, लेकिन रॉबर्टा मेट्सोला ये तीसरी महिला बन गई
जो यूरोपियन संसद के अध्यक्ष बनने का गौरव मिला है इन्हें। ये किसके जगह पर स्थान लिए हैं? डेविड सासोली की जगह पर स्थान लिए, जो इटली के रहने वाले थे। यूरोपियन संसद का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन संसद या यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1992 में यूरोपियन आर्थिक परिषद के रूप में मॉस्ट्रिच संधि के रूप में किया गया था। मॉस्ट्रिच नीदरलैंड का एक शहर है। उस शहर में एक समझौता किया गया और उस समझौते के तहत यूरोपियन आर्थिक परिषद यानी यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई। उसी के तहत यूरोपियन संसद बनाया गया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनाया गया, यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक करेंसी जारी की गई जिसका नाम था यूरो करेंसी। अभी वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्री है, 27 या 28 कंट्री हैं। और यूरोपियन यूनियन में हाल ही में ब्रिटेन ने अपने आप को अलग कर लिया है। वर्तमान में यूरो जोन में कुल 19 मेंबर हैं। टोटल कितने देश हैं जिनके पास यूरो करेंसी है? तो 19 लोगों के पास जिनके पास यूरो करेंसी होती है उसे यूरो जोन के नाम से जाना जाता है। अगले करंट अफेयर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट करंट अफेयर बढ़ते, यही देखिए, यही रॉबर्टा मेट्सोला है। रॉबर्टा मेट्सोला जिनको यूरोपियन संसद के अध्यक्ष चुना गया है, ये माल्टा देश की रहने वाली है। माल्टा भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है। माल्टा मेडिटेरियन सी में स्थित एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी बलेटा। माल्टा राष्ट्रमंडल का भी मेंबर है, माल्टा कॉमनवेल्थ का मेंबर है और इसकी राजधानी है बलेटा। यही की रहने वाली है रॉबर्टा मेट्सोला, जिनको यूरोपियन संसद का, यूरोपियन पार्लियामेंट का अध्यक्ष चुना गया है डेविड सासोली के जगह पर उनके निधन के बाद। आगे आइए, जस्टिस उमर अल बंदियाल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कौन बने भैया? उमर अल बंदियाल। देखिए उमर अल बंदियाल का चित्र है। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं हाल ही में। अभी सुना होगा आपने कि अभी हाल ही में आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है उनका नाम है आयशा मलिक। हाल ही में वो भी बनी है और अभी नया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं उमर अल बंदियाल। नोट कर लीजिए। अगला है उन्मुक्त चंद, पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश T20 लीग में मेलबर्न रेगनर्स की तरफ से खेलेंगे। आप जानते हैं जिस तरह से इंडिया में IPL होता है उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश T20 लीग होता है। आज तक कोई भी भारतीय इस बिग बैश T20 लीग में नहीं खेला है। उन्मुक्त चंद जो अंडर 19 के प्लेयर हैं, अंडर 19 क्रिकेट के प्लेयर हैं, इनको ये बिग बैश T20 लीग से खेलेंगे। मेलबर्न रेगनर्स एक टीम है, इस जैसे IPL की कई सारी टीमें होती हैं वैसे ऑस्ट्रेलिया के जो T20 लीग है उसकी भी कई टीमें हैं, उसमें मेलबर्न रेगनर्स की तरफ से इनको खेलने का मौका मिलेगा। ये पहले भारतीय बन गए जिनको यह मौका मिला है। ये उन्मुक्त चंद का पिक है, देख लीजिए आप। ये पहले भारतीय बन गए जो क्या है भैया, जो T20 बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलिया के T20 बिग बैश लीग में हिस्सा लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन को लगातार शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक सेशन को पहुंचा दीजिए, लोगों को जोड़ लीजिए सेशन के साथ। मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अपने फेसबुक पर सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो। एक से एक महत्वपूर्ण करंट का हम लोग चल रहे हैं। अब एग्जाम होने वाला उत्तराखंड PCS, आगे उत्तर प्रदेश PCS, संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, BPSC 67, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन करंट अफेयर्स हम करा रहे हैं। लगातार सेशन के साथ जुड़ जाओ और सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो अधिकतम लोगों तक। चलिए अगले करंट अफेयर में, फीफा ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ये फुटबॉलर है, बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड इस बार इन्हें दिया गया है। सामने देखिए एक पिक है इनका, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का, मैंने पिक यहाँ पर ले लिया है। ये पिक है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का, इनको मिला है इस बार फीफा का, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया है इनको। इनका चित्र मैंने नीचे दिया है, आप देख लीजिए चित्र इनका, ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, अगला करंट अफेयर है, नेक्स्ट करंट अफेयर, पद्मश्री कार्टूनिस्ट, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट देवनाथ का निधन हो गया है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट देवनाथ, इनका निधन हो गया। ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थी। इनका संबंध बंगाल राज्य से। देवनाथ एक महिला है, ये कार्टूनिस्ट हैं, चित्रकार हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थी। कहां से बिलोंग करती है? बंगाल से, ये भी आप याद रखिएगा। अगला करंट है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे
को भारतीय सेना में नया प्रमुख बनाया गया है। ये मनोज पांडे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं। इन्हें भारतीय सेना का नया उप प्रमुख, प्रमुख नहीं नया उप प्रमुख बनाया गया है। नया उप प्रमुख याद रखिए ऑपरेशन, मनोज पांडे जी को वाइस चीफ बनाया गया है। चीफ नहीं, चीफ तो मनोज मुकुंदर बने हैं, लेकिन सेना के वाइस चीफ बनाया गया मनोज पांडे को। नोट कर लीजिए आप लोग, इनका नाम नोट कर लीजिए। मनोज पांडे सेना के उप चीफ बने हैं। क्लियर है? इनका योगदान क्या रहा है? इनका योगदान रहा ऑपरेशन विजय में। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम, भारत के ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इनको अभी हाल ही में सेना का उप प्रमुख बनाया गया है। चीन की अध्यक्षता में हुई 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक में 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद कहा गया। आप जानते हैं कि पिछले बार 13th ब्रिक्स समिट जो हुआ था 2021 में 13th ब्रिक्स समिट भारत में हुआ, भारत के गोवा में हुआ। भारत ने जो ब्रिक्स समिट का संचालन किया उसके लिए चीन में अभी हाल ही में ब्रिक्स शेरपा ब्रिक्स के जो शेरपा का मतलब हर एक देश के जो ब्रिक्स के लिए प्रत्येक देश का जो मेंबर है वो प्रत्येक देश के मेंबर को शेरपा कहते हैं। अभी चीन में क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में ब्रिक्स शेरपा का मीटिंग कहाँ हुआ है, तो चीन में हुआ है। और चीन में जो ब्रिक्स शेरपा की मीटिंग हुई उसमें 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद दिया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2005 में ही इस शब्द को दे दिया था। एक अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, लेकिन इसकी प्रॉपर स्थापना हुआ 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में इसकी पहली मीटिंग की गई रूस के एकतेरिनबर्ग में। उस समय इसमें 4 ही देश थे, इसमें केवल 4 ही देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ये 4 देश इसमें अंदर थे, लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना, इसका पहला मीटिंग 2009 में हुआ रूस के एकतेरिनबर्ग में। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगे करंट देखते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट आइए अगला करंट की ओर। भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। कहां से किया है? उड़ीसा के चांदीपुर से। आप जानते हैं कि उड़ीसा में 2 प्लेस है जहां से मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। उड़ीसा में 2 स्थान है, नोट कर लो, जहां से मिसाइल का टेस्ट किया जाता है। पहला स्थान उड़ीसा में चांदीपुर और दूसरा स्थान है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम पहले था व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का ही नाम बदल के कर दिया गया हमारे महान राष्ट्रपति जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम जो दिया गया वो पहले व्हीलर द्वीप था। यानी व्हीलर द्वीप और चांदीपुर 2 स्थान है उड़ीसा में जहां से मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। भारत में मिसाइल निर्माण का कार्य डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो ये है दिल्ली में। क्लियर है? और मिसाइल बनाने का काम डीआरडीओ करती है और मिसाइल टेस्ट करने का उड़ीसा में 2 जगह, चांदीपुर और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। आगे आइए, मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। मॉरिशस का एक पिक देख लीजिए आप, मॉरिशस का मैप देखिए। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और मॉरिशस इंडियन ओशन, हिंद महासागर में पड़ता है। नोट कर लीजिए, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस। भारत में सबसे ज्यादा निवेश, भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आता है? मॉरिशस से आता है। भारत में सबसे अधिक एफडीआई कहां से आता है? मॉरिशस से आता है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट करंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मॉरिशस में भारत के द्वारा सामाजिक आवास विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है। मॉरिशस के मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया और भारत के द्वारा वहां सामाजिक आवास मतलब लोगों को रहने के लिए घर बनाने की परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा पैसा भारत का लगेगा। क्लियर है? अगले करंट पर बढ़ते हैं हम लोग। स्कॉटलैंड में वैज्ञानिकों के एक समूह ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर नया प्रयोग किया है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया है जिसके तहत अब एक्सरे के उपयोग से, पहले एक्सरे क्या करता था? टूटी हुई हड्डियों को चित्र खींचता था, लेकिन अब उन्होंने स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक्सरे का उपयोग करके किसी भी कोरोना वायरस के मरीज को ठीक किया जा सकता है या नहीं, इसका पता लगाया जा सकता है। इस तरीके को 98% सटीक माना गया है। आरटीपीसीआर की तुलना में जल्दी रिजल्ट देता है। एक्सरे का उपयोग करके मरीज को में कोरोना वायरस है कि नहीं, मरीज के अंदर कोरोना वायरस है कि नहीं, एक्सरे की मदद से पता लगाया जा सकता है और यह तरीका 98% सटीक है, शुद्ध है और आरटीपीसीआर की तुलना में जल्दी रिजल्ट भी देता है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने घोषणा किया है?
स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने घोषणा किया है। देखिए मैं स्कॉटलैंड में चित्र बना दूं थोड़ा सा। ये इंग्लैंड है, ये क्या है भैया, इंग्लैंड। देखो ध्यान से, इंग्लैंड में नीचे वाला भाग है इंग्लैंड, ये पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन है, यानी कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम का चित्र मैं बना रहा हूं। ये पूरा का पूरा इंग्लैंड है, यहीं पर लंदन है। इंग्लैंड वाला जो सेक्शन है यहीं पर क्या है भाई, लंदन है, ये लंदन है। ये क्या है भैया, लंदन, ये लंदन है भाई, इसकी राजधानी। पूरा यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम का जो दक्षिणी हिस्सा है उसे इंग्लैंड कहा गया, जो बीच का हिस्सा है इसको कहा गया वेल्स, इसको क्या बोला गया, वेल्स। और ये जो सबसे उत्तरी हिस्सा है यही स्कॉटलैंड कहा गया। तो यूनाइटेड किंगडम का 3 हिस्सा हो गया, कौन 4 हिस्सा हो गया वैसे। यहाँ पर है आयरलैंड, आयरलैंड में जो ऊपरी हिस्सा है इसको बोलते हैं नॉर्थ आयरलैंड, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। क्लियर है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बनता है 4 टुकड़ों के मिलने से। पहला टुकड़ा जो सबसे साउथ में है इंग्लैंड, बीच वाले को बोलते हैं वेल्स, और सबसे ऊपर वाले को स्कॉटलैंड, और नॉर्थ आयरलैंड ये भी यूके में पड़ता है। तो पूरा का पूरा जो कंट्री है ये यूनाइटेड किंगडम है, इसकी राजधानी लंदन है जो इंग्लैंड वाले हिस्से में है। क्लियर है, और दक्षिणी आयरलैंड एक अलग से देश है। नोट कर लीजिएगा इसको। कोशिश कर रहा हूं कि मैपिंग भी आप लोगों को कराया जाए, अभी जाकर इंग्लैंड का मैप आप लोग देख लेंगे। क्लियर है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलग होने की कई बार पेशकश कर चुका है, लेकिन सफलता उसे हासिल नहीं हुआ है। तो सेशन को अधिकतम शेयर कर दो मेरे भाई, सेशन को अधिकतम शेयर कर दो। लगातार उत्तर प्रदेश वालों, राजस्थान, मध्य प्रदेश वालों, उत्तराखंड देने वाले, बिहार पीसीएस, बीपीएससी 67 एंड सीडीपीओ देने वाले, रेलवे एनटीपीसी, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा देने वाले सारे बच्चों से आह्वान है कि लगातार अगर मेहनत बेहतर लग रहा है, मटेरियल बेहतर लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और जितने भी आपके चैनल से वहां सेशन को शेयर कर दें। सेशन को लगातार लोगों तक सेशन को शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। जितने लोग देखेंगे इस चीज को उतना बेहतरीन हम आपके लिए और काम करके आएंगे, और ज्यादा वर्क करेंगे। याद रखो बजट सेशन और इकोनॉमिक सर्वे सेशन भी आपके लिए मैं लाऊंगा, तो तैयार रहो स्टूडेंट्स। लगातार उन सेशंस के लिए लगातार जुड़े रहो, लोगों को जोड़ते रहो। तो सेशन को शेयर कर दो, शेयर कर दो सेशन को भाई। चलिए अगला करंट, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर सारा गील पहली डॉक्टर बनी है। पाकिस्तान में डॉक्टर बनने वाली ट्रांसजेंडर, पाकिस्तान में पहली बार ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। इनका नाम है सारा गील। सारा गील ट्रांसजेंडर हैं, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर तो डॉक्टर बनने में अपनी कामयाबी हासिल किया है इन्होंने। ये डॉक्टर बनी है, ये भिक्षाटन छोड़ करके पढ़ाई की और इन डॉक्टर बनने में सफलता हासिल की, एक बहुत बड़ी बात है। हर वर्ग के लोग अब सफल हो रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं अगले करंट की ओर। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आईएएस और आईपीएस अधिकारी के कैडर सिस्टम को अरुणाचल प्रदेश और गोवा मिजोरम के साथ रखा है। आप जानते हैं कि जब जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है केवल उसी में कैडर सिस्टम होता है। आपको कौन से कैडर अलॉट होगा, ये कैडर सिस्टम आप मेंस का फॉर्म जब भरेंगे उस समय आईएएस और आईपीएस ये 2 परीक्षा और एक भारतीय वन सेवा, इन तीनों के लिए कैडर भराता है और किसी भी पोस्ट के लिए कैडर नहीं भराता। मतलब ये होता है कि इनको कैडर सिस्टम में अलॉट किया जाता है सिलेक्शन के बाद, और जिस राज्य में इनको कैडर अलॉट किया जाता है उस राज्य के सरकार के द्वारा इनकी सेवाएं ली जाती हैं। लेकिन ये सेवा केंद्र की होती है, सेवा केंद्र की होती है, लेकिन ये अखिल भारतीय सेवा है। और अखिल भारतीय सेवा का प्रोविजन है वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की कड़ी के रूप में काम करेंगे। तो ऑल इंडिया सर्विसेज है आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। अभी हाल ही में पर्यावरण सेवा को भी ऑल इंडिया सर्विस का दर्जा देने की बात चल रही है पर अभी मिला नहीं है, यानी वर्तमान में भी 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है, इसी में केवल कैडर होता है। लेकिन इन तीनों सर्विस को छोड़कर बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको केंद्रीय सेवा कहा जाता है, उनको केंद्रीय सेवा कहा जाता है और वो केवल केंद्र के डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं। 2 तरह की सेवा होती है, यूपीएससी के अंदर जो वैकेंसी होती है, जो बहाली होती है संघ लोक सेवा आयोग के अंदर, उसमें 2 तरह के पद होते हैं, एक होता है अखिल भारतीय सेवा, एक होता है केंद्रीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में एक कैडर सिस्टम होता है, वो राज्यों के लिए उनको काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, वो राज्य के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार को लगे कि हमारे यहाँ ये अधिकारी उपयुक्त है तो डेपुटेशन पर उस अधिकारी को अपने यहाँ बुला सकता है कुछ पीरियड के लिए। मान लीजिए एक आईएएस अधिकारी आप बन जाते हैं, आपको बिहार कैडर अलॉट होता है तो जीवन भर आप बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार के जिलों में ट्रांसफर आपका होता रहेगा। आपके ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग की जिम्मेवारी बिहार सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी,
लेकिन अगर आपकी सेवा की जरूरत अगर केंद्र सरकार को पड़ता है तो डेपुटेशन पर केंद्र सरकार कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए आपको बुला सकता है। और अब तो और कड़ा नियम बना दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी, कोई आईपीएस अधिकारी अगर केंद्र सरकार की बात को नहीं मानता तो उस पर उसके खिलाफ स्टैंड रिलीज जारी किया जाएगा। उसके खिलाफ एक स्टैंड रिलीज जारी किया जाएगा जिससे उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसको सेवा में उसके प्रमोशन को रोका जा सकता है और रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन में भी दिक्कत की जा सकती है। अभी हाल ही में आलापन बंदोपाध्याय का जो मैटर आया ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से, उसमें यही उन्होंने, मोदी जी ने नियम बनाया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानने से आप रोकते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो भैया ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसमें जो जम्मू कश्मीर अभी नया बना है, पहले तो जम्मू कश्मीर अपना एक कैडर था, जो आईएएस अधिकारी को जम्मू कश्मीर कैडर मिलता था, जैसे साफ फैसला आईएएस टॉप किए थे जम्मू कश्मीर कैडर में चले गए थे, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसको रखा गया है आग मुट्टू कैडर। इस कैडर का नाम है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दिल्ली, इसमें और भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दिल्ली, मिजोरम, इसके बाद पांडिचेरी, ये सब एक ही कैडर में आते हैं। इस कैडर को बोलते हैं आग मुट्टू कैडर। अगर आपको ये कैडर मिल गया, अगर ये वाला कैडर आपको मिलता है आग मुट्टू कैडर, अगर ये अलॉट हो जाता है तो आप एक जगह पे नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप कुछ दिन दिल्ली में रहेंगे, कुछ दिन पांडिचेरी में रहेंगे, कुछ दिन अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे, आप ट्रांसफर करते रहेंगे। एक ही मात्र इन सभी राज्यों को मिलाकर एक कैडर बनाया गया है। जिसको एक कैडर मिल जाता है उनको घूमना पड़ता है यहाँ वहां। लेकिन बिहार का अपना कैडर है, पहले जम्मू कश्मीर का भी अपना कैडर था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो अब इसको कहाँ रख दिया गया है, आग मुट्टू कैडर के साथ इसको रख दिया गया। यानी कि यहाँ पर यदि आपको पोस्टिंग होती है तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, पांडिचेरी, दिल्ली के साथ आपको जम्मू कश्मीर भी भेजा जा सकता है। क्लियर है? आगे आते हैं आज के सेशन का अंतिम करंट। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स का 17वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। आप जानते होंगे कि बाढ़ के समय या कोई फंक्शन के समय नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जहां पर कोई आपदा आता है वहां पर इन टीम को, एनडीआरएफ की टीम हमेशा खड़ी रहती है। एनडीआरएफ का स्थापना का 17वां दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 19 जनवरी को हम लोग एनडीआरएफ दिवस मनाते हैं। ये देखिए, आपदा सेवा सदैव, इसके नारा है, इसका जो स्लोगन है आपदा सेवा सदैव, इसका स्लोगन रखा गया है। और हर साल 19 जनवरी को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का स्थापना दिवस। इस बार 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो समझ में आया आपको? तो मैंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कोशिश के साथ मैंने आज के करंट आपको पढ़ाया है। सामने देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप भी, इसको तैयार कर लीजिएगा, सारे मैप का स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा ताकि आप उन चीज का फिर से रिवीजन कर सकें। कैसा लगा सेशन एक बार जरूर बताएं। आप सेशन कैसा लगा, समझ में आया, मजा आया? एक बार जरूर सेशन के विषय में आप बताएं कैसा लगा सेशन, समझ में आया, अच्छा लगा तो आप सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए। सेशन से जाते जाते अधिकतम लोगों तक सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि अधिकतम से अधिकतम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत जल्द हम लोग बजट के दिन और इकोनॉमिक सर्वे के दिन, बहुत जल्द हम आप लोग उसका भी सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो लगातार सेशन से जुड़ते रहिए, सेशन को अधिकतम शेयर करते रहिए ताकि अधिक लोगों तक सेशन पहुंच सके। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद। इसी तरीके से लगातार जुड़ते रहें और कमेंट करके जरूर बता दें सेशन कैसा लगा। यदि सेशन में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ और चेंज चाहिए तो मैं वो भी चेंज आपके लिए करूंगा। अगर कोई सुझाव हो तो सुझाव जरूर दें और बताएं कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही लगातार मैं सेशन आपके लिए लाता रहूंगा, इसी तरह से आपको लगातार मैं ज्ञान में बढ़ोतरी करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, शाम 5 बजे मिलते हैं करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद।